रात का समय था। जैसलमेर का वो हिस्सा जहां रेत अपने ही ढंग से सांस लेती प्रतीत होती है। चारों ओर ऐसा सन्नाटा पसरा था मानो किसी ने समय को बांधकर स्थिर कर दिया हो। आकाश में चांद अधूरा था और उसकी फीकी रोशनी रेत के टीलों पर ऐसे गिर रही थी जैसे किसी पुराने मकबरे पर सफेद कफन। चार मित्र रवि, समीर, दीपक और अर्जुन अपनी 4x4 गाड़ी लेकर दिल्ली से निकल पड़े थे। वर्षों से उनकी इच्छा थी कि एक बार राजस्थान के रेगिस्तान में रात गुजारी जाए। रोमांच की चाहत और थोड़ी बहुत नासमझी दोनों उन्हें इस यात्रा पर खींच लाई थी। दिन ढलते ढलते वे जैसलमेर की सीमा पर पहुंच चुके थे। रास्ता इतना सूना कि कई बार उन्हें लगा कि वे किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। हवा भारी थी और रेत की महक तेज, मगर चारों के चेहरे उत्साह से दमक रहे थे। भाई, ये जगह देखकर लगता है जैसे यहाँ सदियों से कोई राज छिपा हो, अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा। रवि हंस पड़ा। अरे यार, रात का असर है, सुबह हो जाएगी तो यही रेत अच्छी लगने लगेगी। लेकिन समीर को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वो खिड़की से बाहर ताक रहा था। रेत के ऊंचे टीले, दूर एक टूटी किले की दीवारें और हवा में उड़ते धूल के गुच्छे। उसे लग रहा था जैसे कोई उन्हें दूर से देख रहा हो। दीपक ने रेडियो चलाया, पर आवाज केवल खड़खड़ाहट की आई। उसने भौं सिकोड़ ली। सिग्नल गया? उसने पूछा। हाँ शायद, रवि ने कहा। यह इलाका बहुत दूर दराज का है। गाड़ी आगे बढ़ती रही। धीरे धीरे रास्ता और सुनसान होता गया। चांद की रोशनी भी कई जगहों पर रेत की वजह से धुंधली पड़ जाती थी। एक समय ऐसा आया जब हवा का बहाव अचानक थम गया, एकदम से, मानो प्रकृति भी किसी अनहोनी की प्रतीक्षा में रुक गई हो। और तभी ठक ठक ठक, गाड़ी एक झटके से हिली। रवि ने ब्रेक लगाया। 4x4 रुकते ही एक भारी सन्नाटा फैल गया। क्या हो गया? अर्जुन ने घबरा कर पूछा। रवि नीचे उतरा, टॉर्च जलाई और बोला, शायद टायर में कुछ अटक गया है। बाकी तीन भी बाहर आ गए। टॉर्च की रोशनी में रेत चमक रही थी, जैसे लाखों छोटे छोटे कण किसी पुराने खून की याद समेटे हों। रवि घुटनों के बल बैठकर पहिया देखने लगा और उसका चेहरा उतर गया। पंक्चर, वो बुदबुदाया। और ऐसा नहीं कि कील चुभी हो, किसी ने जैसे ब्लेड से काटा हो। समीर स्तब्ध खड़ा रह गया। यहाँ कौन आएगा? आसपास तो एक भी झोपड़ी नहीं। दीपक ने हवा में सांस ली। अजी भाई, थोड़ी देर पहले तो सब ठीक था। चारों आपस में चर्चा ही कर रहे थे कि दूर रेत के पार से एक हल्की सी रोशनी हिलती सी दिखाई दी। पहले तो लगा कि शायद ये कोई भ्रम है, लेकिन नहीं। रोशनी धीरे धीरे स्पष्ट होती चली गई, मानो कोई लालटेन लेकर उनकी ओर बढ़ रहा हो। चारों ठिठक गए। कुछ पल बाद रेत की ढलान पर से एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसके शरीर पर घिसा पिटा कोट था, हाथ में पुरानी लालटेन और कंधे पर एक टूल बॉक्स। वो बिल्कुल धीरे धीरे चलता हुआ गाड़ी के पास आया। उसकी आंखें अजीब ढंग से धसी हुई थीं, इतनी गहरी कि उनमें कुछ भी पढ़ा नहीं जा सकता था। क्या हुआ बाबू? उसकी आवाज खरखराई हुई थी, जैसे लंबे समय से गले से हवा ही न निकली हो। रवि चौंका। टायर पंक्चर हो गया है। आप कौन? बूढ़ा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि रोंगटे खड़े हो जाएं। दांत पीले, टेढ़े मेढ़े और होठों का कोना अजीब तरीके से ऊपर उठा हुआ। मैं यहीं आसपास रहता हूँ। गाड़ी घोड़े की मरम्मत कर लेता हूँ, चाहो तो देख दूं। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। इस वीराने में कोई मैकेनिक, वो भी रात के इस सन्नाटे में? अर्जुन ने समीर के कान में फुसफुसाया। भाई, ये कुछ गड़बड़ है। पर दीपक बोला, अरे भाई, और कोई तो है नहीं। अगर ये न ठीक करे तो हम फंस जाएंगे। बूढ़े ने झुककर टायर देखा और फिर सीधा होके बोला, अरे ये तो बड़ा आसान काम है, लेकिन ठीक करते करते रात कट जाएगी। उसने रात कट जाएगी ऐसे कहा जैसे इसका कोई दूसरा गहरा अर्थ हो। चारों को कुछ असहज सा लगा। समीर ने टॉर्च से बूढ़े के पैरों की ओर रोशनी डाली और वह अचानक सिहर उठा। रेत पर बूढ़े के पैरों के निशान नहीं पड़ रहे थे, एक भी नहीं। उसने हकलाते स्वर में कहा, रवि, इस आदमी के पैरों के निशान तो बन ही नहीं रहे हैं। रवि ने तुरंत मुड़कर देखा और उसका गला सूख गया। बूढ़ा उतने ही सामान्य ढंग से खड़ा था, लालटेन टिकाए हुए, लेकिन उसके नीचे की रेत बिल्कुल सपाट थी, मानो वहां कोई खड़ा ही ना हो। चारों दोस्तों की सांसें तेज हो गईं। हवा अचानक से फिर से चलने लगी, इस बार बहुत ठंडी,
इतनी ठंडी कि जैसे किसी कब्र की नमी उनमें समा रही हो। बूढ़ा अब चारों को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखें अब लाल सी चमक रही थीं। धीरे धीरे उसके होंठ फैलने लगे, एक ऐसी मुस्कान में जो इंसानी नहीं थी। और तभी उसकी आवाज एकदम बदल गई। पहले करखराहट थी, पर अब वह आवाज गहरी, गूंजती और डरावनी हो उठी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये रेत, ये जिंदा है। चारों पीछे हट गए। दीपक लड़खड़ा गया और समीर का हाथ कसकर पकड़ लिया। रवि हकलाया, तो तुम कौन हो? बूढ़ा एकदम से झटके से झुका और उसके चेहरे ने इंसानी शक्ल छोड़ दी। आंखें धंसकर काली गुफाओं जैसी हो गईं। मुंह इतना फैल गया कि गाल फटने लगे। लालटेन की लौ भड़क कर नीली पड़ गई। मैं वहीं जिससे लोग रात में बचकर चलते हैं। चारों ने एक साथ चीख मारी और 4x4 की ओर भागे। पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। कितनी भी कोशिश करो, कोई आवाज नहीं, बस मरती हुई बैटरी की क्लिक। बूढ़ा उनके पीछे आने लगा, बहुत तेजी से नहीं, लेकिन एक स्थिर भयानक चाल से, जैसे जानता हो वे बच नहीं पाएंगे। रवि चिल्लाया, भागो, रेगिस्तान की तरफ भागो। चारों अंधेरी रेत में दौड़ पड़े। पीछे बूढ़े के कदमों की आवाज नहीं, पर उसकी भारी सांसें रेगिस्तान में गूंज रही थी, मानो वह उनकी गर्दन के ठीक पीछे हो। दौड़ते दौड़ते तीनों की सांसें कांपने लगीं, पैर रेत में धंस रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। और तभी दूर कहीं एक मंद सा दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी छोटी झोपड़ी कुटिया के भीतर कोई साधु बैठा हो। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, उधर उधर, शायद कोई है। चारों उधर भागे और उनके पीछे बूढ़े की नीली लालटेन की रोशनी तेज होती चली गई। चारों रेत पर धंसते हुए उस रोशनी की ओर भाग रहे थे। पीछे से हवा में खुली बूढ़े की कराह जैसी आवाज गूंज रही थी, भागो मत, यही तो सब रुकते हैं। हर कदम के साथ रेत ठंडी होती जा रही थी, मानो उनके तलवों से जीवन खींच रही हो। समीर का पैर एक पत्थर से टकराया और वो गिर पड़ा। रवि ने झट से उसे उठाया, जल्दी चल, वो पीछे ही है। सामने कुटिया अब साफ दिखने लगी थी। रेत के बीच एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी, जिसके दरवाजे पर दीपक टिमटिमा रहा था। झोपड़ी के बाहर राख और जली लकड़ियों के ढेर पड़े थे। उसके भीतर कोई हलचल नहीं थी, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर धूप, चंदन और कुछ अजीब सी महक थी, जैसे किसी पुराने मंदिर की मिट्टी की खुशबू और किसी अनदेखे डर की गंध एक साथ मिल गई हो। अंदर एक वृद्ध साधु बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, पर चेहरा शांत था। चांदी जैसी दाढ़ी, माथे पर भस्म का तिलक और पास में जलती हुई हवन कुंड की हल्की आंच। रवि हांफते हुए बोला, बाबा बचाइए, हमारे पीछे कोई है। साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी दृष्टि इतनी गहरी थी कि लगता था वो सीधे आत्मा तक देख रही है। मुझे पता है, उन्होंने शांत स्वर में कहा, रेत का वो रक्षक आज फिर जाग गया है। दीपक ने कांपते हुए पूछा, रक्षक? वो आदमी, वो कौन है? साधु ने हवन की आंच में घी डाला, ज्योति ऊंची उठी। उन्होंने कहा, वो कोई आदमी नहीं, वो थार का अभिशाप है। सदियों पहले जब ये इलाका कारवां के रास्तों से भरा था, एक मैकेनिक, नाम था भैरव, यहीं रहता था। उसका काम था यात्रियों की गाड़ियां और बैलगाड़ियां ठीक करना। लेकिन एक रात उसने एक व्यापारी को धोखा देकर लूट लिया, और जब पकड़ा गया तो उस व्यापारी ने उसे श्राप दिया कि वो मृत्यु के बाद भी इन्हीं रेतों में भटकता रहेगा और हर उस यात्री को बुलाएगा जो रात में रुक जाए। चारों दोस्त स्तब्ध खड़े रहे। बाहर हवा की एक तीखी लहर चली और साथ में एक धीमी हंसी की गूंज आई। वही हंसी। अर्जुन ने कांपते होठों से कहा, वो यहां तक आ गया है। साधु ने आंखें बंद की। हाँ, वो तभी शांत होगा जब तुम में से कोई एक रेत में रह जाएगा, पर तुम सबको मैं बचाऊंगा, बस विश्वास रखो। साधु ने अपने कमंडल से कुछ राख निकाली और चारों के माथे पर लगाई। जैसे ही राख लगी, हवा का बहाव थोड़ा थम गया। बाहर की हंसी क्षण भर के लिए रुक गई। फिर साधु बोला, अब जो भी हो पीछे मत देखना। बाहर जो दिखेगा वो सच नहीं होगा। उसकी आंखों में झांकना मत, वरना तुम्हारी आत्मा उसी में अटक जाएगी।
चारों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पसीने से भीग चुके थे। रवि ने धीरे से पूछा, बाबा क्या आप हमारे साथ चलेंगे? साधु मुस्कुराए, मेरा स्थान यही है, लेकिन तुम्हें उस गाड़ी तक लौटना होगा। उसी में तुम्हारी मुक्ति है। वो श्रापित रेत तभी छूटेगी जब सूरज की पहली किरण तुम्हारी गाड़ी पर पड़ेगी। मगर समीर कुछ कहना चाहता था, पर तभी दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! दरवाजा हिल उठा। बाहर से आवाज आई, मैकेनिक को बुलाया था ना, मैं आ गया। दीपक ने घबराकर पीछे हटना चाहा, पर साधु ने इशारे से रोक दिया। उन्होंने हवन कुंड से एक मुट्ठी राख उठाई और हवा में फेंकी। कमरे में अचानक एक तेज रोशनी भर गई। बाहर की आवाज धीमी पड़ने लगी। अब भागो, साधु ने आदेश दिया। सूरज निकलने से पहले वापस अपनी गाड़ी तक पहुंच जाओ। चारों ने बिना सोचे झोपड़ी का पिछला दरवाजा खोला और अंधेरे में दौड़ पड़े। रेत अब और ठंडी थी, हवा गाढ़ी। हर कुछ कदमों पर किसी के चलने की आहट सुनाई देती, मगर मुड़ने की हिम्मत नहीं थी। रवि बार बार मन में दोहराते जा रहा था, पीछे मत देखना, पीछे मत देखना। अचानक अर्जुन की चीख गूंजी, आह! किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। सबने एक साथ रुककर देखा। रेत के भीतर से एक काला हाथ निकल आया था, जो अर्जुन के टखने को पकड़ रहा था। उस हाथ पर चिकनी मिट्टी नहीं, बल्कि किसी जली हुई त्वचा का काला अंश था। वहां धीरे धीरे अर्जुन को नीचे खींचने लगा। रवि और समीर ने झट से उसका हाथ पकड़ा, पूरी ताकत लगाई। दीपक टॉर्च से उस जगह रोशनी डालने लगा और अचानक उस रोशनी में फिर वही बूढ़ा चेहरा उभर आया, आधा रेत के अंदर, आधा बाहर। आंखें अब पूरी तरह से जल रही थी, नीली और लाल लपटों के बीच। उसने गुर्रा कर कहा, किसी को तो रेत चाहिए थी, अब कौन देगा? रवि ने पूरी ताकत से अर्जुन को ऊपर खींचा और उसी क्षण दूर कहीं से फिर वही दीपक की लौ दिखाई दी, वही जगह जहां उनकी गाड़ी खड़ी थी। भागो, दीपक ने चिल्लाकर कहा। चारों ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। पीछे रेत ऐसे हिल रही थी जैसे कोई विशाल सांप पीछा कर रहा हो। गाड़ी दिखाई दी उसी हालत में, लेकिन अब उसके पास कोई नहीं था। वो बूढ़ा गायब था। समीर ने ड्राइवर सीट पर बैठते हुए कहा, जल्दी जल्दी स्टार्ट करो। रवि ने चाबी घुमाई। पहली बार इंजन ने आवाज दी, मगर चालू नहीं हुआ। दूसरी बार गर्जना के साथ गाड़ी स्टार्ट हो गई। सभी ने एक साथ राहत की सांस ली। रवि ने एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी रेत से निकलकर मुख्य रास्ते की ओर मुड़ गई। पीछे से हवा में एक गहरी कड़ाह गूंजी, जैसे कोई कह रहा हो, फिर लौटना। धीरे धीरे रोशनी बढ़ने लगी। दूर क्षितिज पर सूर्य की पहली किरण निकली और उसी क्षण गाड़ी के शीशे पर कुछ अजीब हुआ। कांच पर धूल के बीच किसी ने अपनी अंगुली से लिखा था, भैरव। सबने देखा। रवि कांप उठा। दीपक की आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन जैसे ही सूरज की पूरी किरण शीशे पर पड़ी, वो नाम गायब हो गया। बस हवा में धूप की महक रह गई। गाड़ी धीरे धीरे रेगिस्तान से बाहर निकल आई। पीछे रेत शांत हो चुकी थी। 3 महीने बाद वही चारों दोस्त फिर एक जगह मिले। उनकी जिंदगियां सामान्य हो चुकी थी, पर अंदर कहीं वो रात अब भी जिंदा थी। रवि ने कहा, कभी सोचता हूं अगर वो साधु ना होता तो हम चारों में से कोई शायद अब जिंदा नहीं होता। समीर ने गहरी सांस ली। वो साधु कौन था, कोई नहीं जानता। हमने अगले दिन उस जगह जाकर देखा, वहां कोई कुटिया नहीं थी, सिर्फ राख के ढेर और 4 पैरों के निशान। दीपक ने धीरे से कहा, 4 नहीं थे भाई, 3 निशान थे। सन्नाटा छा गया। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और दूर क्षितिज पर धूल का एक बादल उठा। रेत फिर से जाग उठी थी।